हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आर्मी जीडी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके क्लास में। ये श्रृंखला टॉप 500 क्वेश्चन की चल रही है। अब तक 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी पिछले वर्ष में आए प्रश्नों का निचोड़ है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारी भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो हम जानेंगे ट्रैक से। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की ट्रैक। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की ट्रैक क्या है, वो है गरम छत्तीसगढ़ पर त्रिपुरा मत। ये है आपका पश्चिम से पूरब तक आपको क्रम लगाया जाएगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्रम है। तो स्टार्ट करते हैं। ग से है गरम, मतलब गरम छत्तीसगढ़ पर त्रिपुरा मतलब ग से है गुजरात। गुजरात के बाद बात करें, र से है राजस्थान, म से है मध्य प्रदेश, और छत से है छत्तीसगढ़, और झार से है आपका झारखंड, और त्रिपुरा का त्रिपुरा ही हो गया सेम, और मध्य से है मिजोरम। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की ट्रैक है गरम छत्तीसगढ़ पर त्रिपुरा मध्य। ग से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, छत से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से मतलब झारखंड, और पर से मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। पर से मैं लिख नहीं पाया इसमें। प से हो गया पश्चिम बंगाल, और ती से है त्रिपुरा, और मध्य से है मिजोरम। तो इस प्रकार कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की ट्रैक है। स्टार्ट एक बार फिर बताते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की ट्रैक में ग से गुजरात, र से है राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान के अंतिम बैठक की बात करें 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस संविधान लागू होने से 2 दिन पहले संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। अब बात करते हैं संविधान सभा से इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्या क्या बन सकते हैं भारतीय संविधान। ये तो क्वेश्चन हो गया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो तो हो गई 24 जनवरी 1950। लेकिन इससे संबंधित भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं संविधान सभा में से, पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब दूसरी बैठक की बात की जाए तो दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अब बात करते हैं संविधान अंगीकृत कब किया गया या स्वीकार कब किया संविधान सभा ने, और तो ये है 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब बात करते और फैक्ट क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बात करते हैं दूसरा कि दूसरी बैठक में अध्यक्षता किसने की थी, तो दूसरी बैठक में अध्यक्षता करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब बात करते हैं तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत की, और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो वो एकमात्र अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहाँ है, ये कर्नाटक में है। तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और कब हुआ था, ये हुआ था 1924 में। अब बात करते हैं कांग्रेस से प्रमुख इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और इसके संस्थापक कौन हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इसके संस्थापक कौन हैं, तो इसके संस्थापक हैं AOU।
ह्यूम इसके संस्थापक हैं। अब बात की जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी को कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरी बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसके बाद बात करें पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। और पहली महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। प्रथम अध्यक्ष की बात किया है तो WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और संस्थापक की बात की जाए तो ह्यूम इसके संस्थापक थे। और स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी ह्यूम द्वारा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस से कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहे जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष का दर्जा मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ था, चौथा अधिवेशन था। उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल को कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपी गई थी और उन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो वो थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में 1886 में कलकत्ता में दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सेकंड अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी को चुना गया। तो ये कांग्रेस से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। अब बात करते हैं कोशिका से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो आत्मघाती थैली का दर्जा किसे दिया गया है, तो आत्मघाती थैली का दर्जा दिया गया है लाइसोसोम को। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। एवरेज 3 से 4 दिन ही डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल होता है। और उसके बाद बात की जाए कि आरबीसी का जीवन काल की बात की है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन तक ही 120 दिन तक ही आरबीसी का जीवन काल होता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। और प्रोटीन की फैक्ट्री
किसे कहा जाता है, तो ये है राइबोसोम को। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात की जाए, वो की थी अल्टमैन या सीवेंडा ने। तो अल्टमैन ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। अब बात करते हैं कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी की मृत्यु होती है प्लिया में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण की बात की जाए तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। तो इस तरह से कोशिका से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जो पीओके में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बात करते हैं नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समय भारत का वायसराय कौन था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। 1931 में लॉर्ड इरविन था। 1930-31 ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। उसके बाद बात करते हैं WHO की स्थापना कब हुई, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो अब पूछा जाए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। और बात की है कि WHO की स्थापना की, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने, गांधी जी ने किया था। और बात करते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो गया। और भारत के 4 बड़े क्षेत्रफल में राज्यों को हम बताते हैं। पहला राज्य हो गया राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे भारत में ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में आता है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है आपका वर्तमान समय में 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है। अब बात करते हैं प्रमुख वेतन। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के तहत वेतन के बारे में, पदाधिकारियों के वेतन के बारे में दिया गया है कि किस किस का वेतन कितना होता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने वेतन के बारे में देखे हैं तो इतना ही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से संबंधित इतने ही वेतन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। तो स्टार्ट करते हैं प्रमुख वेतन। अब वेतन की बात आई है तो वेतन राष्ट्रपति का होता है 5 लाख। और उसके बाद बात करते उपराष्ट्रपति का वेतन, तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख। अब जब बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपये। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000। और इस तरह से राष्ट्रपति का 5 लाख हो गया, उपराष्ट्रपति का 4 लाख हो गया, और राज्यपाल का 3.5 लाख हो गया, और मुख्य न्यायाधीश का हो गया 2,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये है भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा निर्धारित कब की गई, तो 1914 में भारत और चीन के बीच में इसमें विवाद है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। तो मैकमोहन रेखा कब किन किन के बीच है, तो भारत और चीन के बीच 1914 में।
उसके बाद बात करें डूरेंट रेखा, तो 1894 या 96 की बात है। डूरेंट रेखा पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच चली गई डूरेंट रेखा। अब बात करते हैं रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ द्वारा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सर रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किया गया। ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद बात करते हैं पाक जल संधि। तो पाक जल संधि की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल मध्य डमरू है, यह इसे पाक जल संधि बोला जाता है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। और बात करते हैं 49वीं अक्षांश रेखा। 49वीं अक्षांश रेखा की बात की जाए तो ये है यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं अक्षांशीय रेखा या अक्षांश रेखा का विभाजन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं 38वीं अक्षांशीय रेखा। 38वीं अक्षांश रेखा के बारे में बात की जाए तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है 38वीं समांतर रेखा। तो इस तरह से 38वीं समांतर रेखा हो गई उत्तर कोरिया में, 49वीं अक्षांश रेखा हो गई यूएसए और कनाडा के बीच, पाक जल संधि हो गई भारत और श्रीलंका के बीच। बात करें रेड क्लिफ हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच, और डूरेंट रेखा हो गई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और बात की जाए मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा हो गई आपकी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा हुई थी। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं भारत और चीन के बीच। तो भारत और चीन के बीच युद्ध कौन कौन सा हुआ है, तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चीन, जिसमें चीनियों द्वारा नारा दिया गया था कि भारत चीन भाई भाई। उसके साथ धोखेबाजी से भारत इस युद्ध को 1962 में हार गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए, कितने समय से नहीं होना चाहिए, मतलब संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए या उससे अधिक कितना नहीं होना चाहिए, तो ये पूछा है क्वेश्चन में। तो संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का समय होना चाहिए। 6 माह से अधिक संसद के दो सदनों के बीच समय नहीं होना चाहिए। तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। उसके बाद बात करें सत्र कितने प्रकार के होते हैं, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं संसद के। तो बात की है संसद क्या है, तो संसद किन किन से मिलकर बनती है संसद, तो संसद मिलती है लोकसभा, संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। और बात की है संसद के दो अन्य अंग कौन कौन से, तो वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को अस्थायी सदस्य अंग बोला जाता है और राज्यसभा को स्थायी अंग। अब लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की बात करें तो अधिकतम पहले 552 थी, वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया है तो 550 रह गए हैं। अब बात करते हैं हम सत्र के बारे में। सत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सत्र होते हैं हमारे 3 प्रकार के। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसूनी सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। साल का प्रथम सत्र कौन होता है, तो होता है बजट सत्र। कब पेश होता है, ये फरवरी में। किसके द्वारा होता है, तो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा इसे बजट सत्र को पेश किया जाता है। अब बात करते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट, सत्र आहूत कौन करता है, तो सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति। और सत्रावसान भी कौन करता है, तो सत्रावसान भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जब संसद के दो सदनों के बीच बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रकार से सत्र कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, बजट सत्र। बजट सत्र कब आता है, फरवरी में। किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो ये वित्त मंत्री इसकी रिपोर्ट सौंपते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं बजट सत्र, तो पहला हो गया बजट सत्र, दूसरा हो गया मानसूनी सत्र, ये मानसून समय आता है। और शीतकालीन सत्र अंतिम सत्र होता है।
तो इस प्रकार सत्र 3 प्रकार के होते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। और सत्र कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। और संसद के 2 सत्रों के बीच जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के उपचारों के अधिकारों को आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 32, जिसके तहत 5 प्रकार की रेटों के बारे में दिया गया है। हमारे जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम किस प्रकार से किस रेट के जरिए हम भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेक्षण, और 5वां है अधिकार परीक्षा। तो उस आर्टिकल 32 के तहत भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रेटों का विवरण दिया गया है। वो 5 प्रकार की रेट हमारी स्क्रीन पर आ रही हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, और चौथी है हमारी उत्प्रेक्षण, और 5वीं है अधिकार परीक्षा। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है। बात की जाए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। अब मौलिक अधिकार कितने से कितने के बीच आर्टिकल के बारे में दिया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आर्टिकल कितने से कितने तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान में भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अब बात की जाए कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति में शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और यूटी कौन? दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो हम राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं उनको बताएंगे। तो आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया। आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 के बाद आर्टिकल 54 में है इनका निर्वाचन, और आर्टिकल 55 के तहत निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल की रीति। आर्टिकल 56 में इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन, ये कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं बशर्ते ये चुनाव लड़कर जीते। आर्टिकल 58 में योग्यताएं, 59 में अहर्ताएँ इनकी योग्यता हैं, 60 में इनका शपथ के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 61 के बाद की जाए तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अगर संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत हटाया सकता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आर्मी जीडी क्लास 3 टॉप 500 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना।